हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज जो है IITians गेट एकेडमी के तरफ से मैं आज न्यूमेरिकल मेथड्स का क्लास लेने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूमेरिकल मेथड्स जो है, ये जो टॉपिक है, तो ये न्यूमेरिकल मेथड्स MPSC मेंस के लिए, सिविल के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो देखिए मैंने इस पे सिलेबस भी आपके सामने ये कैमरे में दिख रहा होगा, ये सिलेबस है। ठीक है, और ये क्लियर दिख रहा है कि MPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल, ठीक है, ग्रेड A एंड ग्रेड B मेंस एग्ज़ाम का ये सिलेबस है मेरे पास। तो अगर मैं इसमें सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 में जाऊँ, जी सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 में जाऊँ, तो इसमें जो लिखा हुआ है क्लियरली, अगर आप कॉलम नंबर 9 में जाएंगे तो इसमें मेंशन है कि कंप्यूटर एडेड एनालिसिस, design and structures, application of computer programming to structures, numerical methods such as, it means numerical methods यहाँ जो आपको पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल मेथड का बेसिकली एप्लीकेशंस जो है स्ट्रक्चर्स में क्या हो सकता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में क्या हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो बेसिक्स है वो बेसिक्स हमें यहाँ पे स्टडी करना है और उसमें से मेंस में क्वेश्चंस आएंगे। तो मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं सिम्पसन्स रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल से आ सकता है दोस्तों। उसके बाद फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय न्यूटन रैप्सन टेक्निक्स, देखिए इसमें क्लियरली मेंशन है इस सिलेबस में। ठीक है, ये सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें यह भी मेंशन है कि रूट ऑफ इक्वेशन जो निकालना है वो न्यूटन रैप्सन टेक्निक एंड बाइसेक्शन मेथड से निकालना है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड एंड आइटरेटिव मेथड। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमें फोकस करना है वो तो एक है कि हम इंटीग्रेशन को ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स रूल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो हमें फोकस करना है कि इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन रैप्सन टेक्निक एंड बाइसेक्शन मेथड से, बाकी मेथड्स आपको नहीं पढ़ना है। और सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसका मतलब है कि नॉन लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस एंड इंटीग्रेशन, ये 3 पार्ट पे आपको फोकस करना है। ओके, तो ये तो हो गया सिलेबस का डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं रोहित सिन्हा हूं और मैंने 2000 में टीचिंग करना स्टार्ट किया था। सो 2000 से लेकर 2020 मीन्स 20 ईयर्स मुझे हो गए पढ़ाते हुए, और मैंने मैथमेटिक्स वेरियस प्लेसेस पे दोस्तों पढ़ाया है। मैंने अपना करियर बैंगलोर से स्टार्ट किया था, तो बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, हर जगह मैंने पढ़ाया है और एक एक बैच में 250-300 बच्चे रहते थे। ठीक है, तो 20 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो मैंने क्या फील किया कि जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, वो मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। मेरा भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, तो मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हमें मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था और जो हम प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था दोस्तों, कि मैं पढ़ाऊँगा तो मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी अच्छे हो जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। सबसे पहले ये बात क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्लेन मैथमेटिक्स में पहले क्या डिफरेंस है। जी, मेरा नाम रोहित सिन्हा है, मैं 20 ईयर से पढ़ा रहा हूँ और मैंने BTech, MTech, PhD किया है। जी, इंडिया के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट MTech किया है मैंने IIT बॉम्बे से। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि एग्जैक्टली अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्लेन मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्लेन मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंस बिटवीन applied mathematics and plain mathematics. डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्लेन मैथमेटिक्स, ये हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, तो इसको आप कैसे फील करेंगे, है ना, मैं आपको बता दूं इसमें क्या डिफरेंस है और क्या हमें यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, बिल्कुल ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप न्यूमेरिकल मेथड को समझ पाओगे कि न्यूमेरिकल मेथड हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर सपोज़ मैंने आपसे कहा कि भाई एक क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली देखिए आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हो। ठीक है, आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हो। मैंने लिखा यहाँ पे 5 इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10y इज इक्वल्स टू 100। दोस्तों मैंने ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया। अब क्वेश्चन है कि सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने पढ़ा है दोस्तों कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इट ट्रांसलेट दोस्तों, इट ट्रांसलेट फिजिकल इंफॉर्मेशन, it translate physical information to mathematical model, translate physical information to mathematical model। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये फिजिकल इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करता है दोस्तों। जी, ये फिजिकल इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी हम स्टडी करते हैं तो वो क्या है, वो फिजिकल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर बनाने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, कोडिंग करने से पहले हमें उस फिजिकल इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो आपने लिखा है यहाँ पे ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ऑर्डर जो है, यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे ऑर्डर है 2। अच्छा, इसका पावर क्या दिख रहा है, इसका पावर है 1। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, सो डिग्री इज इक्वल टू 1, डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री का सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, ऑर्डर एंड डिग्री का सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जो ऑर्डर है और डिग्री है, सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड दिस इज क्योंकि यहाँ पे आप एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो जब आप एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं दोस्तों, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे ऑर्डर है 2, डिग्री है 1, तो ऑर्डर एंड डिग्री का क्या सिग्निफिकेंस है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर यहाँ पे जो है, ऑर्डर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर यहाँ पे दोस्तों, ऑर्डर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ, ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ठीक है, और डिग्री क्या बताएगा, डिग्री इज इक्वल्स टू पाथ ऑफ मोशन बताएगा, मीन्स जो पार्टिकल का मोशन है उसका पाथ बताएगा। तो डिग्री जो है दोस्तों, डिग्री जो है वो पाथ बताता है। और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये हमें बताएगा, ऑर्डर हमें बताएगा कि कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि नॉर्मली आपने देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इवन सिविल स्टूडेंट्स को तो हर जगह डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा है उसका ऑर्डर एंड डिग्री का सिग्निफिकेंस हमें क्लियर नहीं होता है ना, और यही रीज़न है मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने का। जी, मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ाया जाए, कोई रटने वटने की दिक्कत ना हो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है और डिग्री जो है वो पाथ ऑफ मोशन रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे टर्म्स है दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखिए, ओके चलिए अब हम ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको अब सेकंड एप्लीकेशन इसका बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो सेकंड
सपोज मैंने आपसे बोला कि व्हाट एग्जैक्टली रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, रैंक क्या है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी जानते हो मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। तो रैंक कैलकुलेट करने का आपको वेरियस मेथड पता है दोस्तों, ठीक है। मैट्रिक्स का रैंक निकालने का आपको वेरियस मेथड पता है कि रैंक इज इक्वल्स टू, अगर आपको रैंक निकालना है तो इसके दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड होता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू फाइंड एटलीस्ट वन सब स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और दोस्तों जो सेकंड मेथड होता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम, उन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो रैंक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि मैट्रिक्स का रैंक है ना, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अगर मैट्रिक्स का रैंक है ना, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए अगर मैंने 3 लिखा, और दोस्तों अगर मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए अगर मैंने 2 लिखा, है ना, एक 3 लिखा दूसरा मैंने 2 लिखा, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके क्या एप्लीकेशंस है, इसको कैसे फील करेंगे। तो अगर रैंक मैंने 3 लिखा तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर रैंक 3 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 नॉन ज़ीरो रो रहा होगा, या रैंक 2 है तो 2 नॉन ज़ीरो रो रहा होगा, ये सबको आता है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये रैंक अगर 3 लिखा तो इसको टेक्निकल सब्जेक्ट में कैसे यूज़ करोगे। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करना है, आपको सॉम में यूज़ करना है, आपको मैकेनिक्स में यूज़ करना है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स में यूज़ करना है, तो रैंक का क्या मीनिंग है। तो रैंक क्या बताता है, रैंक जो है वो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ये रिप्रेजेंट करता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है ये बताता है दोस्तों, ये बताता है इंफॉर्मेशन कंटेंट, ये बताता है इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ सिस्टम, इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन कंटेंट बताएगा सिस्टम का, ये सिस्टम का इंफॉर्मेशन कंटेंट बताता है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3 लिखा मैंने, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि ये एक डायमेंशन है, और आप ऐसा बोल सकते हो कि ये 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 डायमेंशन का मतलब है दोस्तों बॉक्स, 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, बॉक्स, ठीक है। ओके, अगर मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मैंने 2 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा। 2 डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है, प्लेन। 2 डायमेंशन का मीनिंग क्या है, प्लेन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मैंने 1 लिखा, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है, लाइन। मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 0 लिखा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आप रैंक चेंज करते हो वैसे वैसे इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है। रैंक 3 का मतलब है बॉक्स, रैंक 2 का मतलब है प्लेन, रैंक 1 का मतलब है लाइन, रैंक 0 का मतलब क्या है, पॉइंट। तो रैंक जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इंफॉर्मेशन चेंज होता जाता है। इसलिए रैंक क्या रिप्रेजेंट करता है, इंफॉर्मेशन कंटेंट। मोर इज़ द रैंक, मोर इज़ द इंफॉर्मेशन कंटेंट। और जितना रैंक होगा ना दोस्तों सिस्टम का, उतना सिस्टम को तुम फास्ट इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है। उतना डेटा आपके पास जाता है, उतना आप अननोन सा फास्ट निकाल सकते हो। ये रैंक का सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो तुम अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। जब भी तुम अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, तो आपको ये देखना है कि जब जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, उसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, वो मैसेज क्या देना चाह रहा है। ये होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स ऐसा नहीं होता है कि फार्मूला मैंने दे दिया, उस फार्मूला को लगा दिया, लगाने के बाद जो आउटपुट आया आंसर मैच कर गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स ख़त्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ने से सिर्फ आपको डिग्री मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा। हाँ, डिग्री और जॉब में बहुत अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल्स लेता जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना।
तो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। मेरा टॉपिक क्या है आज का कि भाई न्यूमेरिकल मेथड्स क्या है। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में पढ़ना है। और ये जो है ये सेशन स्पेशली एमपीएससी गेट एंड ईएससी के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन जो है कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात ये यहाँ पे होती है कि सर ये जो आपने न्यूमेरिकल मेथड मुझे बताया, तो न्यूमेरिकल मेथड जो आपने बताया, न्यूमेरिकल मेथड का क्या एप्लीकेशन है, न्यूमेरिकल मेथड्स की नेसेसिटी क्यों हुई, न्यूमेरिकल मेथड्स हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन अभी हम करते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। यस, चलिए तो मैं थर्ड पेज पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले रिमेंबर ये मेरा थर्ड कॉन्सेप्ट है, आज का मेरा थर्ड कॉन्सेप्ट है। तो हम ये यहाँ पे देखना चाहेंगे कि भाई मैथमेटिक्स में कितने मेथड्स पॉसिबल हैं, है ना, कितने मेथड्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल मार्केट में नया है ये, है ना। सो देयर आर two mathematical methods. There are two mathematical methods. There are दोस्तों two mathematical methods. There are two mathematical methods. ठीक है, तो दो तरह के मैथमेटिकल मेथड्स हमें पढ़ना है, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड है दोस्तों उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, ठीक है, एनालिटिकल मेथड। और जो सेकंड मेथड है वो है आपका न्यूमेरिकल मेथड। यह है न्यूमेरिकल मेथड। सो फर्स्ट मेथड इज एनालिटिकल मेथड और सेकंड मेथड क्या होता है, न्यूमेरिकल मेथड होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है। और अब क्वेश्चन है कि सर जब एनालिटिकल मेथड था तो फिर न्यूमेरिकल मेथड क्यों डेवलप हुआ, ठीक है। अच्छा, और अगर न्यूमेरिकल मेथड है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए एनालिटिकल मेथड क्या करता है, तो अभी तक आपने जितने मेथड्स पढ़े हैं ना मैथमेटिक्स में वो सब एनालिटिकल मेथड है। अभी तक आपने न्यूमेरिकल मेथड नहीं पढ़ा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखो एनालिटिकल मेथड क्या करेगा दोस्तों, एनालिटिकल मेथड जो है ये सॉल्व करता है, एनालिटिकल मेथड जो है ये सॉल्व करेगा, एनालिटिकल मेथड जो है ये सॉल्व करता है, ठीक है, ये सॉल्व करता है ना। इसके हेल्प से सॉल्यूशन ऑफ ठीक है इक्वेशंस पॉसिबल है। आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो आप एनालिटिकल मेथड्स के हेल्प से इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हो, इसके साथ साथ आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। और हम इंजीनियर्स के लिए डेफिनेट इंटीग्रल इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यस, ये क्या आ गया, तो ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। साथ साथ हम एनालिटिकल मेथड के हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जी, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज है एनालिटिकल मेथड का। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये बताओ कि न्यूमेरिकल मेथड से हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल मेथड से, देखो दोस्तों न्यूमेरिकल मेथड से आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हो। सो न्यूमेरिकल मेथड के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन, जी हाँ, इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्या है दोस्तों, सेकंड इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। और थर्ड जो है ये सॉल्व कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड जो है आप सॉल्व कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसके अब क्वेश्चन है कि सर जो काम हम न्यूमेरिकल मेथड में कर रहे हैं या फिर जो काम हम एनालिटिकल मेथड में कर रहे हैं वही तो हम न्यूमेरिकल मेथड में भी कर रहे हैं ना। देखो आप, ठीक है,
न्यूमेरिकल मेथड भी क्या करेगा, इक्वेशंस को, इंटीग्रेशंस को एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेगा। एनालिटिकल मेथड भी क्या करेगा, एनालिटिकल मेथड भी इक्वेशंस, इंटीग्रेशंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही सॉल्व करेगा। तो फिर ये दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, या फिर ऑलरेडी जब एनालिटिकल मेथड था हमारे पास तो फिर हम न्यूमेरिकल मेथड क्यों पढ़ रहे हैं? जब दोनों का काम एक ही है तो फिर हम न्यूमेरिकल मेथड क्यों पढ़ें? क्योंकि एनालिटिकल मेथड ऑलरेडी हमें पहले से मालूम था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एग्जैक्ट एनालिटिकल मेथड क्या है, मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एनालिटिकल मेथड में ऐसे क्या क्या लिमिटेशंस थे, ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम आए जिससे न्यूमेरिकल मेथड डेवलप हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं पेज नंबर 3 पे। तो यस, यहाँ से पेज ऑप्शन पे गया और ये ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ से एक और पेज ऐड कर लेते हैं। यस, चलिए, यस चला गया, ये भी चला गया। हाँ, तो देखिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं यहाँ आपको बता दूं, ये देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ ये कलर अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए एनालिटिकल या एनालिटिक मेथड्स पे लिख सकते हो, एनालिटिकल मेथड्स, एनालिटिकल मेथड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डेफिनेट इंटीग्रेशन -1 से +1 मॉड ऑफ x dx। ठीक है, और इसमें मैंने 4 ऑप्शंस दे दिया तुम्हें। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, देन 3 और ये है 4। अब मुझे इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, मुझे इस डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों जी। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे सॉल्व कर सकते हो से यहाँ पे मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 क्या है, बाय यूजिंग ग्राफ। तो आप इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आप इसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो है आप प्रॉपर्टी के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, मेथड नंबर 2 क्या है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 मेथड है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों मेथड किस में आएगा, एनालिटिकल मेथड में आएगा। ठीक है, तो चलो, तो अगर मुझे इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, अगर मुझे इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा मॉड x है जी, ये जो हमारा मॉड x है, तो मॉड x का ग्राफ क्या होता है, तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। तो y इज इक्वल्स टू मॉड x का जो ग्राफ है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, मॉड x का डेफिनेशन क्या होता है, तो x पॉजिटिव तो ये +x होगा, फिर x नेगेटिव तो ये क्या होगा, -x होगा, है ना। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉड x रिप्रेजेंट क्या करता है, तो मॉड x जो है डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मॉड x क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने मॉड ऑफ x लिखा दोस्तों, तो इसे तो मॉड ऑफ x - 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मॉड ऑफ x - 0 लिख सकते हो। सो ड्रॉ नंबर लाइन। ठीक है, ये है -∞, ये है +∞, ये क्या आ गया, ये -∞ से, अच्छा, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ लिखता हूँ। तो ये y इज इक्वल्स टू मॉड x है, ये है x <0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -0 लिख सकते हैं। मॉड ऑफ x इज मॉड ऑफ x - 0। और ये मॉड ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता है ना, कि जब आप एक नंबर लाइन लोगे, ठीक है, ये देखो ये -∞ है और ये +∞ है, और यहाँ पे आप एक पॉइंट प्लेस कर दो, ये है 0 और ये एक पॉइंट है P। ठीक है, ये 0 और ये पॉइंट है P। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होता है मॉड x, ये डिस्टेंस होता है मॉड x। मीन्स ये हो गया 0, ये हो गया x, तो मॉड x क्या बताएगा, मॉड x बताएगा
हाउ फार, और से mod x रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड origin O। डिस्टेंस जो है ये रिप्रेजेंट करेगा, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम origin, पॉइंट P फ्रॉम origin, ये mod x रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इसके ग्राफ पे जाएं तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैं +x और -x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। चलो, मैंने ऐड किया। हाँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे y = mod of x का ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ। तो जस्ट डेफिनेशन बताया कि ये होता है +x, ये है -x, यहाँ पे क्या है x पॉजिटिव और ये हो गया x नेगेटिव। तो y = +x और ये हो गया y = -x, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, अब दोनों का तुम सेपरेट ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो y = +x का जो ग्राफ है, ठीक है, y + का जो ग्राफ है, यहाँ पे शेप्स ऑप्शन में आते हैं। मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे, चलो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, मैं सबसे पहले लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, चलिए, उसके बाद मैं ये सेकंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने ये सेकंड लाइन ले लिया। ठीक है, लेकिन ये लाइन जो है ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है ये कट कर देता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे कट कर देता हूँ। ये जो है, ठीक है, और ये हो गया हमारा x एक्सिस, और ये जो है ये हमारा है x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये है x डैश, ये है y एक्सिस ओरिजिन, और ये है y डैश। ठीक है, तो y = +x का ग्राफ क्या होगा, तो y = +x जो होगा इज़ अ स्ट्रेट लाइन, y = +x इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो y = स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ से ये अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो ये यहाँ से कैसा लाइन आएगा, राइट। ओके, चलो, उसके बाद सेकंड जो है ये हो गया y = +x। नेक्स्ट लाइन क्या आएगा, यहाँ से ये आप ऐसा ले लो, ये ऐसा ले लो, और इसका कलर जो है मैं चेंज कर देता हूँ, ये कलर है ग्रीन। ठीक है, तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, तो ये जो है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए ये है y = तो y = +x आएगा, और ये y = क्या आएगा, -x आएगा। ये एंगल क्या है, तो ये एंगल है 45 डिग्री, है ना। अब क्वेश्चन है सर ये 45 क्यों हुआ, तो ये देखो, तो ये है y = mx, m × x, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इट मीन्स m = 1, m = 1 का मीनिंग क्या है tan थीटा, सो tan थीटा = 1, सो थीटा क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, सो थीटा इज़ π/4। तो दोस्तों ये एंगल क्या हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा। अब ये π/4 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/4 हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा पाई माइनस π/4, तो पाई माइनस π/4, तो 4π - पाई इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा, ये 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा mod x का ग्राफ।
अच्छा, अब यहाँ पे कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं तुम्हें? तो यहाँ पे एक ओरिजिन पे, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पे 1 कॉर्नर, ठीक है, एट ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन पे तुम्हें एक कॉर्नर दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो ये तो मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे तो ये सॉल्व करना था ना, -1, मुझे तो ये सॉल्व करना था, राइट। मुझे सॉल्व करना था -1 से लेकर +1, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, मुझे ये सॉल्व करना था, -1 से +1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मुझे सॉल्व करना है -1 से लेकर +1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, तो अगर यहाँ डी एक्स है तो इससे x ले लो, तो ये भी क्या होगा? x हो जाएगा। अब y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ अभी जस्ट आपने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या आ रहा है? तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा था, है ना। तो ये देखिए, ये है x, ये x है, ये ओरिजिन है, ये मैं ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, और ओके फाइन। तो ये है दोस्तों तो ये हो गया y, ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गया x। ये है y इज इक्वल्स टू +x, और ये हो गया y इज इक्वल्स टू -x। अब तुम्हें x इज इक्वल टू -1 लेना है, तो x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 जो है वो कहाँ आएगा? x इज इक्वल्स टू -1, तो ये जो लाइन है, ये लाइन x इज इक्वल्स टू -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन जो है वो x इज इक्वल्स टू -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो दूसरा लाइन है, ये देखिए, ये जो है से ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल्स टू +1 को, ये x इज इक्वल्स टू +1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है, तो ये हो जाएगा आपका 1,0, और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा -1,0, ठीक है। ये डिस्टेंस है 1 यूनिट, ये डिस्टेंस है 1 यूनिट। अब क्योंकि जब x का वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ पे x का वैल्यू 1, तो ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट आएगा। यहाँ भी x का वैल्यू, क्योंकि ये y इज इक्वल्स टू -x का लाइन है, तो x का वैल्यू 1 रखोगे तो ये डिस्टेंस भी क्या आएगा? +1 आएगा। एंड वी नो कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, या एरिया अंडर द फंक्शन। तो हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हम इसका क्या करेंगे? अंडर द लाइन ये जो है, ठीक है, ये देखिए, ये जो है, ये हमें एरिया कैलकुलेट करना है, चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकाल लूँ, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल कर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे टोटल एरिया आ जाएगा। तो व्हाट इज़ एरिया ऑफ वन ट्रायंगल? तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं लिखूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आउटपुट क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज देयर आर 2 ट्रायंगल्स, है ना। तो एक ट्रायंगल के लिए हाफ एरिया और दूसरे ट्रायंगल के लिए हाफ एरिया, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? तो टोटल एरिया ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर टोटल एरिया 1 हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि यस, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आउटपुट है ये 1 के इक्वल है। तो ये जो मेथड है ये है आपका
ये आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व किया, तो ये आपने जो है इसको ग्राफिकली सॉल्व किया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को आप प्रॉपर्टीज़ के भी हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। कैसे दोस्तों? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो मॉडेक्स है, ये मॉडेक्स का जो ग्राफ आ रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे मॉडेक्स जो है ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट में फिगर तुम्हें दिख रहा है वैसा वाई एक्सिस के राइट में फिगर दिख रहा है। तो अगर ये सिमेट्रिकल है वाई के, तो मैं इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों। देखो मेथड नंबर 2, तो मैं इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ कि -1 से लेकर +1, ठीक है, मॉड ऑफ x dx, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि -a से लेकर +a, ठीक है, f ऑफ x dx जो होता है वो होता है 2 × 0 to a, जी 2 × 0 to a f ऑफ x dx। यहाँ पे f ऑफ x क्या होगा? f ऑफ x शुड बी इवन फंक्शन। f ऑफ x क्या होना चाहिए? इट शुड बी इवन फंक्शन। तो क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो अगर ये इवन फंक्शन है ना, तो वी नो कि इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो अगर ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है तो हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं ना, 2 × 0 से 1 मॉड ऑफ x dx लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब 0 to 1 मॉड x dx है, तो 0 to 1 में तुम कोई भी वैल्यू लोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। जैसे 0 से 1 में स्टार्ट करो तो 0 आएगा, 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, 0.5 आएगा से लेकर 0.99 तक आएगा। तो 0 से 1 में कोई भी वैल्यू लोगे तो x पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब है कि इस रेंज में x पॉजिटिव है। तो x का इंटीग्रेशन बताओ, x² 2, ये क्या है? 0 से 1, तो ये हो जाएगा 2 × ½ इज इक्वल्स टू 1। सो 1 शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दोनों मेथड से देखा, आपने यहाँ पे ग्राफिकली भी सॉल्व करके देखा है इसको और एनालिटिकली भी सॉल्व करके देखा, तो दोनों वे से आंसर क्या आ रहा है? इसका 1 आ रहा है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा था, ये न्यूमेरिकल मेथड नहीं है दोस्तों। तो न्यूमेरिकल मेथड की नेसेसिटी क्यों पड़ी वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझना चाह रहे हैं कि एनालिटिकल मेथड है क्या एग्जैक्टली, क्या क्या मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना। सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग मेथड आपको पता होना चाहिए, तब तो हम ये बता पाएंगे ना कि भाई एग्जिस्टिंग मेथड में क्या ड्रॉबैक रहा कि हमें न्यूमेरिकल मेथड पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। मैं एक और पेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखिए मैं सेकंड केस लेता हूँ। इसका मतलब है कि आपने देखा कि हम कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन को एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। तो कंसीडर करो ये एक मेटल ब्लॉक है, ठीक है, ये जो है ये मेटल ब्लॉक है। और ये जो मेटल ब्लॉक है दोस्तों, ये क्या है? ये है मेटल ब्लॉक। अब इस मेटल ब्लॉक का जो टेम्परेचर है, इस मेटल ब्लॉक का जो टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ, इस मेटल ब्लॉक का टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। और ये जो मेटल ब्लॉक है, ये जो मेटल ब्लॉक है जिस सराउंडिंग में रखा हुआ है, ये मेटल ब्लॉक जो है वो जिस सराउंडिंग में रखा हुआ है, उस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ये 30 डिग्री सेल्सियस है, ये 30 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा? हमें पता है कि यस हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे होगा। हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये टेम्परेचर को अगर मैं थीटा ले लूँ और सराउंडिंग टेम्परेचर को थीटा नॉट ले लूँ, है ना, थीटा एंड थीटा नॉट ले लूँ, तो इसका मतलब है कि यस यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर
टेम्परेचर ऑफ मेटल ब्लॉक, टेम्परेचर ऑफ मेटल ब्लॉक है ना, is decreasing with time, hence d theta by dt is directly proportional to minus of theta minus of theta naught, minus of theta minus theta naught. So this d theta by dt is equals to minus of k theta minus of theta naught, थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड अभी आपको नहीं पता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एनालिटिकल मेथड क्या है? ठीक है, तो देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एनालिटिकल मेथड क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनालिटिकल मेथड, यहाँ पे दोस्तों मैं लिखता हूँ एनालिटिकल मेथड। तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट। ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं थीटा को एक साइड लेकर के आओ, यहाँ पे थीटा को एक साइड लेकर के आओ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डी थीटा अपॉन थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट माइनस के इंटू डी टी। अब दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दो। तो दोस्तों दोनों साइड जब इंटीग्रेट करोगे तो हमें बेसिक्स पता है, इसका बेसिक्स क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स क्या होता है? इस ln x होता है, इस ln x होता है ना। तो सेम यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ln ऑफ थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट इस माइनस ऑफ के टी प्लस सी। अब जब तुम लॉग को हटाओगे तो उधर क्या आ जाएगा? तो हमें ये बेसिक्स पता है कि अगर log x इज इक्वल्स टू वाई है तो x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई लिखा जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर सेम यहाँ पे थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट is e to the power of minus kt plus c. So theta is equals to theta naught plus c into e to the power of minus of kt. ठीक है, या फिर यहाँ पे एक हम ऐसा लिख सकते हैं e to the power c into e to the power of minus kt. And what is e to the power c? e to the power c, it should be a constant. So can I write like this कि theta is equals to theta naught प्लस सी ई रेज टू माइनस ऑफ के टी, माइनस ऑफ के टी हो जाएगा। तो ये हो गया सोल्यूशन, ये हो गया सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो मेथड है जिसमें आपने एक तरह के वेरिएबल को एक साइड किया और दूसरे साइड के वेरिएबल को दूसरे साइड किया, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक एनालिटिकल मेथड है। बट न्यूमेरिकल मेथड क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि एनालिटिकल मेथड के हेल्प से आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। एनालिटिकल मेथड के हेल्प से आप इंटीग्रेशन, जो अभी आपने सॉल्व किया, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। एनालिटिकल मेथड के हेल्प से आप इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। यस, आप इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसके हेल्प से इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तो अगर मैं कोई इक्वेशन लूँ, ये देखो, मैं इक्वेशन कोई लेता हूँ, मैं इक्वेशन लेता हूँ, तो आपने पढ़ा होगा कि सपोज़ ये जो है ना, सपोज़ ये जो है एक वॉल ले लेता हूँ मैं, और इस वॉल का जो थिकनेस है, इस वॉल का जो थिकनेस है वो है L, इस वॉल का थिकनेस है L, और इस एंड का टेम्परेचर है T1, इस एंड का टेम्परेचर है T2। तो ये क्या है? ये है इसका ग्रेडियंट। ठीक है, और अगर ये जो वॉल है ना, ये प्लेन वॉल है, प्लेन वॉल है, और ये क्यूरिंग हो रहा है। क्यूरिंग आपने पढ़ा होगा सिविल इंजीनियरिंग में कि जब क्यूरिंग होता है ना, तो जब क्यूरिंग हो रहा है तो टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन
टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट प्लेन वॉल में, जब यहाँ पे दोस्तों प्लेन वॉल में जब क्यूरिंग हो रहा है तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट से मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, A2x स्क्वायर। तो ये है क्या, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने पढ़ा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a शुड नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो व्हाट इज इट्स सॉल्यूशन माय डियर, कि जब भी a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ लाइक दिस, और जब a नेगेटिव होगा तो ग्राफ इज़ लाइक दिस। a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अप, a नेगेटिव होगा तो ग्राफ डाउन। और इसका जो सोल्यूशन होता था ना, इसका जो सोल्यूशन होता था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या है, ये इसका सोल्यूशन होता था। तो ये जो मेथड है, तो मैंने पहले आपको टेक्निकली कनेक्ट किया कि एग्जैक्टली ये इक्वेशन कहाँ होता है। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्यूरिंग प्रोसेस में एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, सपोज ये पैराबोलिक नेचर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब इस पैराबोला, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का ऑलरेडी हमारे पास मेथड अवेलेबल है। तो ये क्या है, ये एनालिटिकल मेथड है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर ठीक है, आप एनालिटिकल मेथड के हेल्प से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, सर आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आखिर एनालिटिकल मेथड में क्या डिसएडवांटेज रहा होगा कि हमें न्यूमेरिकल मेथड पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो चलो हम उसका डिस्कशन अभी हम करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि limitations of analytical method, तो ऐसे क्या क्या लिमिटेशंस रहे हैं इसके बारे में अभी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन इसका रहा है ना, सबसे फर्स्ट इसका जो लिमिटेशन रहा है वो ये है कि अगर सपोज देखिए, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं, है ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट नंबर क्या है। से ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ये लिख सकते हो माइनस बी बाई ए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ से x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा 2a हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2a हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि ax रेज टू 2020, है ना, प्लस a1x रेज टू 9090, या फिर a1x रेज टू से 2019 प्लस a2x रेज टू 2018, ठीक है, एंड सो ऑन। और लास्ट में है an इज इक्वल टू, ये क्या है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x का हमें वैल्यू निकालना है। तो अगर मुझे यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो कितने रूट्स पॉसिबल होंगे, तो क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2020 है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो 2020 है, तो कितने रूट्स पॉसिबल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2020 रूट्स पॉसिबल हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या आप इस इक्वेशन को 2020 रूट्स कैसे निकालोगे, 2020 रूट्स निकालने का कोई एनालिटिकल मेथड है आपके पास, पहले आपने कभी कोई मेथड पढ़ रखा है ना, तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो पढ़ा हुआ मेथड था, हमारा जो एनालिटिकल मेथड था वो फेल हो रहा है
है ना। यहाँ पे ये मेथड क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए जो इस इक्वेशंस को, जो हायर डिग्री या हायर ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व कर पाए, और इस नेसेसिटी को पूरा करता है न्यूमेरिकल मेथड। तो पहला जो है ड्रॉबैक क्या रहा एनालिटिकल मेथड का, कि नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि एनालिटिकल मेथड जो है इज नॉट एप्लीकेबल है ना, फॉर हायर डिग्री। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर डिग्री। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये एक इसका बिगेस्ट जो है लिमिटेशन रहा एनालिटिकल मेथड का। हायर डिग्री नॉन लीनियर इक्वेशंस, हायर डिग्री नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, साथ साथ अभी देखिए, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। सेकंड इसके लिमिटेशंस पे आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड लिमिटेशन क्या है, जैसे अभी आपने जस्ट देखो एनालिटिकल मेथड में हमें जो डेटा मिल रहा है ना, जैसे अभी आपने जस्ट -1 से +1 mod ऑफ x dx को सॉल्व किया और इसका आउटपुट आ रहा है 1 आ रहा है, इसका आउटपुट 1 आ रहा है। तो आपने इनडायरेक्टली इसमें क्या किया था, आपने जो किया था वो था कि भाई आपने जो है वो आपने पहले y = ऐसा mod x का ग्राफ लिया था आपने। ठीक है, आपने यहाँ पे y = mod x का ग्राफ लिया था, फिर आपने -1 से लेकर +1 तक का ये जो एरिया है, ये एरिया आपने कैलकुलेट किया था, तो -1 से +1 का आपने डायरेक्ट एरिया आपने कैलकुलेट किया था, करेक्ट। लेकिन दोस्तों अगर मैंने तुमसे ये बोला कि आप -1 से आप ये एरिया निकालो फर्स्ट, मैं अगर इसे 10 या 20 स्टेप्स में डिवाइड कर दूं, तो अगर मुझे इस स्टेप का एरिया निकालना है, या इस स्टेप का एरिया निकालना है, या इस स्टेप का एरिया निकालना है इसका, ठीक है, तो ये यहाँ पे मिसिंग है ना। मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट एरिया निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट -1 से +1 तक का एरिया निकाल रहा हूँ, लेकिन ये जो स्मॉल जो स्टेप्स है उसके एरिया क्या होंगे वो हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो होता क्या है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो रियल लाइफ में, अगर आप देखोगे कि जैसे ट्रेन अगर मान लो कि मुंबई से दिल्ली जा रही है, तो ट्रेन अगर मुंबई से दिल्ली जा रही है और ट्रेन डायरेक्ट मुंबई से खुलती है और दिल्ली पे रुकती है, तो इन बिटवीन क्या स्टेशंस रहे उसके बारे में तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है। तो रिसर्च में ऐसे स्टेप्स को या फिर ऐसे मेथड्स को हम अडॉप्ट नहीं करते हैं। रिसर्च में हमें क्या करना पड़ता है कि अच्छा ट्रेन मुंबई से खुली, तो जो नेक्स्ट स्टेशन पे रुकेगी, है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन पे रुकेगी, तो क्या होता है कि जब ट्रेन निकलती है तो बहुत सारे स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाती है। तो हर एक स्टेट के लोगों का जो लैंग्वेज है वो क्या है, जो ईटिंग हैबिट है वो क्या है, वो किस तरह के फूड खाते, कैसे बोलते हैं, तो ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो मिसिंग रह जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एनालिटिकल मेथड जो है वो ना डायरेक्ट सोल्यूशन देता है। डायरेक्ट सोल्यूशन का मतलब है कि सुबह 10 AM से लेकर 6 PM तक, 10 to 6, लेकिन इस बीच में 11 AM भी था, 12 भी था, 1 भी था, 2 PM भी था, 3 PM भी था, और हर एक घंटे हर एक मिनट आपका जो है हर एक घंटे जो है आपका जो रीडिंग है वो चेंज होता है। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, तो इस बीच में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो आपने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया और आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हो। कहने का मतलब है दोस्तों कि एनालिटिकल मेथड में स्टेप एनालिसिस मिसिंग था, एनालिटिकल मेथड में स्टेप वाइज एनालिसिस मिसिंग था। और देखो आपने पढ़ा है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, तो उसमें आप क्या करते थे कि आपने कैड कैम में पढ़ा होगा FEA,
तो FEA में आपने पढ़ा होगा कि आप सबसे पहले कैंटिलीवर बीम लेते थे और कैंटिलीवर बीम लेने के बाद उसको तुम मेशिंग करते थे, उसको डिस्क्रिटाइज्ड करते थे। फिर आप हर एक मेश का क्या करते थे, एक लोकल मैट्रिक्स बनाते थे। फिर उसको ऐड करके तुम ग्लोबल मैट्रिक्स बनाते थे और तुम ये भी लिखते थे कि जितने नंबर ऑफ मेशिंग्स होंगे, जितना नंबर ऑफ मेशेस होंगे उतना एक्यूरेसी ज़्यादा आएगा। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा अगर हम इन्वेस्टिगेशन को एक लंबे स्टेप्स की जगह छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें और फिर उन छोटे छोटे स्टेप्स को ऐड कर दें, है ना, तो हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बड़ा डिसएडवांटेज था एनालिटिकल मेथड का, वो क्या था कि यहाँ पे स्टेप वाइज एनालिसिस मिसिंग था, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड में ये अवेलेबल है। और यही रीज़न है कि हायर स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने स्लोली जो है वो एनालिटिकल मेथड को हम छोड़ते चले गए और न्यूमेरिकल मेथड्स को एक्सेप्ट करते गए। और यही रीज़न है कि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, एमटेक में जाओगे, पीएचडी में जाओगे, तो प्रॉब्लम्स को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, हम स्टडी करते हैं, नॉट बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड। हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं दोस्तों बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, तो ये इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज था। बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या था कि एनालिटिकल मेथड जो है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि एनालिटिकल मेथड not gives stepwise analysis, not give a stepwise analysis। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा और जिसके कारण हम इस मेथड को रिसर्च में हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वी रिक्वायर्ड a stepwise analysis in FEA फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या FEM। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मेशिंग, है ना, तो वहाँ पे आप न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हो। ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है, तो चलो हम अब ऐसा लिख सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। तो अब मैं न्यूमेरिकल मेथड्स पे एंटर हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। तो क्या क्या एडवांटेजेस रहे न्यूमेरिकल मेथड्स का, चलो इसको हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एडवांटेज रहा न्यूमेरिकल मेथड का, वो क्या रहा दोस्तों? तो जो फर्स्ट एडवांटेज रहा इसका, फर्स्ट एडवांटेज रहा कि विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स, तो न्यूमेरिकल मेथड्स के हेल्प से सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स के हेल्प से सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस, है ना, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, कॉमा, डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, कॉमा, ठीक है, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना, पॉसिबल, डिफरेंशियल इक्वेशन पॉसिबल। ठीक है, एंड सेकंड जो है इसका, जो सेकंड एडवांटेज दोस्तों ये रहा कि इसमें स्टेप वाइज एनालिसिस जो है वो भी पॉसिबल रहे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे स्टेप वाइज एनालिसिस इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे स्टेप वाइज एनालिसिस भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इसके दो बिगेस्ट एडवांटेजेस थे और जिसके कारण सब, है ना, जिसके कारण से, हाँ, एक और एडवांटेज है कि यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, एक और इसका एडवांटेज है कि जो सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, यहाँ देखिए, सॉल्यूशन ऑफ हायर
डिग्री, हायर डिग्री, नॉन लीनियर इक्वेशन पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये भी था कि जैसे एनालिटिकल मेथड में जब भी हायर डिग्री आता था ना 2020 या फिर डिग्री 4 तक हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं एनालिटिकल मेथड में, लेकिन एनालिटिकल मेथड में डिग्री 4 तक। लेकिन अगर डिग्री 4 से ज़्यादा हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें स्पेशल न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो ये 3 एडवांटेजेस थे कि न्यूमेरिकल मेथड जो है इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकता है, एंड नॉन लीनियर पॉलिनोमियल्स को भी सॉल्व कर सकता है। एक तो ये एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज था क्या था कि एनालिटिकल मेथड में हम स्टेप एनालिसिस नहीं कर सकते, हमको डायरेक्ट मिलता है, रिजल्ट डायरेक्ट मिलता है। लेकिन हम न्यूमेरिकल मेथड में हर एक स्टेप वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोई इवेंट सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ तो 10 से 11 बजे तक क्या हुआ, 11 से 12 तक क्या होगा, 12 से 1 तक क्या हुआ, 1 से 2 बजे तक क्या हुआ, 10 से 6 डायरेक्ट नहीं आते हम लोग, है ना। यहाँ पे स्टेप एनालिसिस पॉसिबल है और रिसर्च में तो हम स्टेप एनालिसिस ही करते हैं ना, ठीक है। और जो तीसरा एडवांटेज इसका ये रहा कि जो हायर डिग्री पॉलिनोमियल है आप उसको भी न्यूमेरिकल मेथड्स के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। और यही 3 एडवांटेजेस के कारण दोस्तों, इसी 3 एडवांटेजेस के कारण स्लोली रिसर्च में, हायर क्लासेस में एनालिटिकल मेथड रिप्लेस होता चला गया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी है। तो न्यूमेरिकल मेथड के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ना, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल से या सिम्पसन्स 1/3 या 3/8 रूल से हम गेट के क्वेश्चन, MPSC के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। मैं ऐसे भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, और ऐसे भी नए क्वेश्चंस बताऊंगा जो आने की चांसेस है या बिल्कुल नया है मार्केट में, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं न्यूमेरिकल मेथड के साथ, ठीक है। वो हमारा सेशन नंबर 2 रहा होगा। सो एनफ फॉर टुडे, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रेशियस फॉर अस एंड डू स्टडी। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।